हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कॉर्पोरेट व्हील और देखा था कि कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किस तरीके से किया जाता है और उसके एक्सेप्शंस कि किस केसेस में किस टाइम पर कॉर्पोरेट व्हील को अपलिफ्ट किया जाता है। आई होप कि आप सभी को वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस पीडीएफ रिक्वायरमेंट है, वैसे रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। अगर फिर भी आपको रिक्वायरमेंट आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। मैं आपको वहां पर अपना ये पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाऊं नेक्स्ट टॉपिक, ओवरव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। अब कंपनी लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से अरेंज किया जाता है, क्या क्या इसके मेंबर्स होते हैं, कौन कौन इसको चलाता है, किस तरीके से अरेंज किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में हम एक ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। आने वाले सेमेस्टर में हमारे पास ये पूरी डिटेल चैप्टर आएगा, पूरा एक चैप्टर रहेगा इसके ऊपर। लेकिन आज ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में हम एक ओवरव्यू जानेंगे कि होता क्या है बेसिकली। तो बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनीज एक्ट हमारा 2013 और इसके अंदर जो हमारी गवर्नमेंट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। The central government can delegate powers to any authority or officers by issue a notification as per section 458 subsection 1 of the act। अब इसके अंदर बोला क्या गया है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, कुछ पावर्स को डेलीगेट करती है, ठीक है। क्या लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है पावर, किसी भी अथॉरिटी को, जैसे कोई भी ऑफिसर्स हो गया। कैसे? बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन को इशू किया जाता है, ठीक है। उसी कौन सा एक्ट है हमारा, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तभी हमारा जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको पास पावर आ पाती है। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, क्या क्या पावर्स उनको मिली हुई है, क्या काम होता है, ये सारी चीजें। एमसीए ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा आरओसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, इससे बड़ा कौन होता है, आरडी। इससे बड़ा होता है हमारा सीएलबी। इससे बड़ा होता है हमारा एनसीएलटी। नेक्स्ट एनसीएएलटी। और सबसे बड़ा होता है हमारा एससी, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज है, तो अभी इसको समझते हैं, डोंट वरी। सो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है आरओसी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसको कौन अपॉइंट करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हर एक स्टेट के अंदर, कोई भी स्टेट ले लो, वहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, किसको, हमारे रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज को। बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कंपनी हैज टू फाइल इस एनुअल रिटर्न एंड अदर रिटर्न टू रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार। अब कंपनी की जितनी भी एनुअल रिटर्न होती है, ठीक है, जैसे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या सेल्स हुई, क्या टर्नओवर, ये सारी चीजें एक रजिस्ट्रार को क्या है, फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। किसको, कोर्ट को। तो ये सारा काम किसका होता है, रजिस्ट्रार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट सुपरवाइजेस ओवर द फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंपनीज। अब एक कंपनी किस तरीके से फंक्शन कर रही है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ है, ये सारा बेसिकली कौन देखता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। नेक्स्ट बात करते हैं हम रीजनल डायरेक्टर, ठीक है, आरडी जिसे बोलते हैं हम। इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको भी सेम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो कि हमारी इंडिया की होती है। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार का जो भी कंट्रोल रहता है वो किसके पास होता है, रीजनल डायरेक्टर के पास, कि वो अपना काम सही से कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। वो कंपनी के फंक्शंस को, कंपनी की फॉर्मेशंस को देख रहा है या फिर नहीं देख रहा। तो ये सारा काम किसके अंदर आता है, रीजनल डायरेक्टर के अंदर। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिकली एक ओवरव्यू है, तो इसको ज्यादा डीप में हम नहीं पढ़ेंगे, दोबारा से मैं कह रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करते हैं, कंपनी लॉ बोर्ड, सीएलबी, ठीक है। ये क्या होता है, ये किसके अंदर आता है, कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 10E ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पावर ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स। अब ये क्या है, सीएलबी क्या है हमारी, जब से हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का नया कंपनीज एक्ट 2013 आया है, इसके अंदर ये जो हमारा सीएलबी है ये क्या है, एबॉलिश्ड हो गया है। पहले हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था, उस टाइम पर ये सीएलबी हमारा था। लेकिन ये वाला एक्ट आने के बाद अब हमारा ये सीएलबी क्या है, अबॉलिश हो गया है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली इसका जो मेन काम होता था वो क्या होता था कि जितनी भी मिसमैनेजमेंट हो रही है, अगर कोई सपोज एक पर्सन है, उसने क्या है गलत एंट्री कर दी, ठीक है, किसी के नाम पर, तो उस चीज को देखना, उसका ये जो सीएलबी था ये क्या है, उसको डायरेक्शंस देता था, ठीक है। क्या
डायरेक्शंस देता था जितने भी रजिस्ट्रार थे, मतलब उनको बताता था किस तरीके से काम को कर सकते हैं। ऑर्डर ये नहीं दे सकता था, ये खाली क्या करता था, डायरेक्शन देता था। ये इसका मेन पॉइंट आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीएलबी विल बी डिसॉल्व्ड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी। अब ये जो सीएलबी था, अभी मैंने आपको बताया कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद सीएलबी को डेमोलिस्ट कर दिया गया। ठीक है, सीएलबी को एबॉलिस्ट कर दिया गया। कब? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नया कंपनीज एक्ट आने के बाद। अब जो सीएलबी का सारा काम था वो कौन देखता था? हमारा एनसीएलटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोर्ट। अब बेसिकली ये जो कोर्ट था ये भी हमारा एबॉलिस्ट हो गया था जब हमारा कंपनीज एक्ट 2013 नया आया था। इसके अंदर अब जो सारा काम था वो किसको दे दिया गया था? एनसीएलटी। अभी मैंने आपको बताया। तो कोर्ट ये बेसिकली कौन सा कोर्ट था? हाई कोर्ट था। और ये किसके अंडर आता था? हमारी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आता था। अब इसके अंदर कुछ लोअर कोर्ट्स इंक्लूड होते थे। सबसे पहला आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये सारे बेसिकली कोर्ट्स इसके अंदर आते थे अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब जितनी भी सेवरल पावर्स थी कोर्ट की वो कौन देता था? ये कंपनीज एक्ट 2013 देता था। ठीक है, जिसका अब काम कौन देख रहा था? एनसीएलटी। अब इसके अंदर देखते हैं हम एनसीएलटी क्या होता है। एनसीएलटी किसके अंडर आता है? हमारा सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या था? इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी हैविंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एमलगेशन, मर्जर्स, वाइंडिंग अप। अब वाइंडिंग अप के दौरान एक कंपनी है वो किस तरीके से सही से एंट्री करी है या फिर नहीं करी। ठीक है, जितना भी जो काम होता था वो कौन हमारा देखता था? एनसीएलटी। ठीक है, समझ आ गया। और beside this it is also deal with the issues relating to operation and mismanagement। अब ये साथ के साथ क्या देखता था? अभी हमने देखा ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का काम जो हमारा एनसीएलटी देखता था वो इसको भी देखता था। ठीक है, और साथ के साथ किसको देखता था? रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स, कि मेंबर्स ने, रजिस्ट्रार्स ने कोई अगर गलती करी है तो उसको भी ये देखता था। ठीक है, कौन देखता था? हमारा सीएलबी। नेक्स्ट, नेशनल कंपनी लॉ एपेटाइट ट्रिब्यूनल। अब इसके अंदर क्या था? जो एनसीएलटी था ये इसका भी थोड़ा सिमिलर काम था। ये किसके अंदर आता है? हमारा सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब इसके अंदर क्या था कि अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी कैन बी मेड विद द एनसीएलटी। अब कोई काम अगर हमारा एनसीएलटी नहीं हो रहा, ठीक है, अगर हम एनसीएलटी के डिसीजन से खुश नहीं है तो हम किसके पास जा सकते हैं? एनसीएलएटी। ठीक है, किसके पास जा सकते हैं? एनसीएलएटी। अब यहां पर क्या है? हम अपने डिसीजंस को मान सकते हैं, दोबारा से यहां पर सारी कार्रवाई होगी। अगर हम इसके डिसीजन से भी खुश नहीं है तो सबसे बड़ा लास्ट हमारे पास आता है सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे पास सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, सबसे मेजर यही होता है। इसके अंदर कोई भी एक पर्सन अगर खुश नहीं है एनसीएलएटी के भी डिसीजन से तो कहां पर आ सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन आप सभी को पता है कि एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एक मेजर पार्ट है, तो यहां पर आना आसान नहीं होता। यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है? अगर आपका जो केस है एनसीएलएटी, अगर आप उसके डिसीजन से खुश नहीं हो तो आपको विद इन 60 डेज के अंदर अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट के पास आना पड़ेगा। अगर आप 60 डेज के बाद आते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आ सकते। ठीक है, वो आपके डिसीजन पे कोई भी काम नहीं करेगा। तो बेसिकली ये काम होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट का। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आज हमने देखा ओवरव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।